हेलो फ्रेंड्स, नासा स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है साहिल। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है, क्योंकि एक कोशिका में हमारे शरीर के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो एक कोशिका में मौजूद होती हैं। चाहे वो वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, जो भी चीज़ हो वो हमें कोशिका से मिल जाती हैं। इसलिए हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। अब हम लोग कोशिका के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सेल शब्द जो है सेलुलर शब्द से लिया गया। सेलुलर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। यानी जो सबसे पहले कोशिका जो देखी गई थी एक वर्गाकार टाइप का था, जो कि एक कमरे के समान दिखाई देता था। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। इसी खोज के बारे में बात करते हैं। इसी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी इसी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति में इन्होंने कोशिका को देखा था। इसलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब जीवित कोशिका के बारे में बात करते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की थी। इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा था। ठीक है। कोशिका की आकृति के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका की आकृति निश्चित रूप से नहीं होती है, या निश्चित आकृति नहीं होती है कोशिका की। उसकी आकृति गोल, वर्गाकार या बहुभुजी। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं। एम्सलाइडन एवं टी स्वान ने 1838-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया, और इन्होंने 3 प्रमुख बातें बोली जो इस प्रकार हैं कि जितने भी सजीव हैं उनमें एक या एक से अधिक कोशिकाओं से उसका निर्माण हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या एक से अधिक कोशिका से होती है। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है। इसके बाद इन्होंने एक बात स्पष्ट नहीं किया कि हमारे मतलब शरीर में या जो भी सजीव हैं उनके शरीर में कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसके ठीक बाद बिरचो ने 1855 में उसका सिद्धांत दिया, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी सजीव हैं उनमें कोशिका का निर्माण उसके ठीक पहले वाली कोशिका से, यानी अपने पूर्ववर्ती कोशिका से उसका निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो कि बहुत छोटी 0.4 माइक्रोमीटर के लगभग इसकी आकृति होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है, ओवम, जो कि महिला में पाया जाता है, महिला के अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका है, स्पर्म का निर्माण वीसल में होता है। सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर के आसपास। सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है, लिवर में, जिनसे अगर लिवर घायल होता है तो अपनी कोशिका का निर्माण तुरंत ही कर लेता है। सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका में होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अगर इनमें चोट लग जाए हमारे मस्तिष्क में तो इनकी कोशिकाएं जो है विभाजन नहीं कर पाती हैं, इसी कारण हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिनके कोशिका का आकार लगभग बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। ये वो कोशिका हैं जो सिर्फ जीवाणु
और विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस में पाई जाती हैं। बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ दें तो यूकेरियोटिक कोशिका जितने भी सजीव हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसलिए जो भी बैक्टीरिया हो या वायरस उनमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, जिनके कारण वायरस जब तक किसी सजीव में प्रवेश नहीं करता तो वो मृत रूप से रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के पार्ट के बारे में कि इनके पार्ट क्या क्या हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका के पहले पार्ट, कोशिका भित्ति के बारे में यानी सेल वॉल के बारे में, जो कि कोशिका का सबसे बाहरी भाग, कोशिका का सबसे बाहरी भाग सेल वॉल होता है। ये मुख्यतः सेलुलोज जो कि एक जटिल पदार्थ होते हैं, सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है, इनकी बनी होती हैं ये। अब हम लोग देखते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है, और कवक में अलग तरीके की कोशिका भित्ति होती है जिनको हम कार्टिन कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति एक कोशिका के आंतरिक और बाहरी दोनों को रक्षा प्रदान करता है, और एक कोशिका से दूसरे कोशिका यानी कि दो कोशिकाओं के बीच आंतरिक संबंध भी बनाती हैं। अब हम लोग इसे सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड अंग के बारे में बात करते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इनके बारे में। तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। ये बहुत ही लचीली होती हैं और ये ऑक्सीजन को अंदर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी अहम भूमिका निभाती हैं। ये अर्धपारगम्य होती हैं, यानी कुछ वस्तु को अंदर जाने देना और कुछ वस्तु को बाहर आने देना। इनका कार्य कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले अंग के बारे में, जिसको हम कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये कोशिका को आंतरिक सहायता करता है, यानी कि एक तरह का ढांचा यानी कंकाल का काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल होती है, इसी तरीक़ा से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक कंकाल के रूप में रहती है। ये झिल्ली युक्त नलिका की तरह है। ये झिल्ली युक्त नलिका मतलब इसके अंदर खुद का एक झिल्ली होता है और उसी में एक नलिका के रूप में कोशिका के अंदर होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ACR और RER, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये यार। RER जो है ना, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है क्योंकि इसमें प्रोटीन लगा हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं ACR के बारे में। ACR यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वसा और लिपिड अणुओं की बनी होती है। RER किस चीज़ की बनी हुई थी? वे उसमें RER जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती थी और प्रोटीन उसमें लगा हुआ होता था। लेकिन ACR में क्या है, ये वसा और लिपिड अणुओं का निर्माण करती हैं, अणुओं को बनाती। ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य जो है पदार्थों का परिवहन के लिए नलिका की संरचना भी बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसका अगले पार्ट यानी गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी के बारे में। इसी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में तंत्रिका कोशिका में देखा था। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। इसका काम इसका कार्य जो है ER में जो भी पदार्थ का निर्माण होता है उनको गोल्जी बॉडी अपने अंदर लेता है और वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर उन चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ हमें उसको भेज देते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम इसी खोज डी डुवे ने 1855 में इसी खोज की थी। लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये लाइसोसोम है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अगर कोशिका सही से काम नहीं करती है तो लाइसोसोम फट जाता है और कोशिका को मृत कर देता है। इसलिए हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है।
अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्बर्ट वॉन केलिकर ने 1857, इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने दिया था। ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर मान लीजिए कोशिका को कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम ऊर्जा का निर्माण करता है। मान लीजिए कोशिका को अगर बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण करता है। यह अपने आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए अगर किसी कोशिका को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो ये अपनी ऊर्जा को मतलब ये अपनी मान लीजिए किसी कोशिका को कम ऊर्जा की आवश्यकता हो तो ये अपने आकार को छोटा कर लेता है, और मान लीजिए अगर किसी कोशिका को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो अपना आकार को बढ़ा लेते हैं, और ये कोशिका में अपना स्थान को परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, बिजली बनाता है। इससे इसमें जो है ना दोहरी झिल्ली, इसकी खुद की दोहरी झिल्ली यानी कि एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन, ये ज़रूरत पड़ने में कुछ प्रोटीन को भी बनाती हैं। इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब हम लोग कोशिका के और भी अंग हैं जिनके बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।